आपको राइट तो चाहिए, हाँ। पर यू डोंट वांट टू टेक ड्यूटीज एंड Duties। रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, पुरुषों को ये पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए। मैं सो कॉल्ड फेमिनिज्म समझती सूडो हूँ, मैं मानती नहीं हूँ। बिल्कुल कि हमें राइट तो चाहिए, पर हम कुछ भी Duty अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं नहीं, करेंगे। नहीं, हम सही पढ़ेंगे तो माँ बाप के पैसे पैसे पर उनको रिटर्न कुछ भी नहीं करेंगे, बिकॉज़ माय ब्रदर इज देयर ना। जब अधिकार प्रॉपर्टी में हाँ, चाहिए होगा ये तो चाहिए ये होगा, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नहीं लेंगे, होगी तो वो नहीं करेंगे। मेरा पैसा मेरा है, पर मेरे पति का पैसा भी मेरा है। ये कानून क्या ज्यादा सिटीजन सेंट्रिक, सिटीजन फ्रेंडली है? हैरेस हो जाते हैं सिटीजन कि उनको पता नहीं होता है कि कहाँ पे जाके अपनी एफआईआर दर्ज कराए। मोबाइल के एक बटन पे वी हैव एवरीथिंग, बट नॉट क्रिमिनल सिस्टम। एक बटन से हम अपना एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। पहले 511 सेक्शंस थे आईपीसी के, अब भारत न्याय संहिता में 358 है। तो जीरो एफआईआर का मतलब क्या है? टाइम सिटीजन्स की, नॉर्मल पीपल की हेल्प करने के बजाय पुलिस जो है हैरेस कर देती है, और कोई भी पुलिस वाला इसे मना नहीं कर सकता है। इसको कहते हैं जीरो एफआईआर। किसी की शिकायत दर्ज कराना, yes, कंप्लेंट करना और एफआईआर होना, क्या फर्क है इसमें? बताना पड़ेगा कि ये 90 डेज में, 45 डेज में आपने क्या किया मेरे केस में। ई एफआईआर क्या है? फीमेल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टेप है। एक फ़ोन में आपके पूरी लाइफ के डिटेल्स हैं, तो रिकॉर्ड करना है, ऑडियो वीडियो बनाना है उनको। नमस्कार व्यूवर्स, द अर्चना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 जुलाई 2024 जब आईपीसी बदलकर बीएनएस हो गई, यानी इंडियन पिनल कोड बदलकर भारतीय न्याय संहिता हो गई। 3 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोग बहुत सारे कानूनों के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं। कई लोग मिलते हैं जिनको समझ में नहीं आता कि कानून में जो बदलाव हुए हैं वो उनके पक्ष में हैं, वो कानून को आसान कर रहे हैं, जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, उनका जीवन आसान बना रहे हैं या मुश्किल। कई ऐसी धाराएं हैं जिनमें बदलाव हुआ है, वो आप कह लीजिए कि सिटीजन फ्रेंडली हुए हैं। ये सब क्या हैं? कौन कौन से वो कानून हैं जिनसे आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जूझना पड़ता है या ज्यादातर लोगों को काम पड़ता है? इन सब के बारे में आज इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट निहारिका राय। निहारिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अर्चना फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू शेयर दिस न्यू लॉ विथ यू एंड योर व्यूअर्स। निहारिका, जब ये बीएनएस बना तो कई लोगों के मन में सवाल आया कि भाई क्यों बदलाव की ज़रूरत है, क्यों चेंज इसमें किया जाए। लेकिन क्या इसकी ज़रूरत, क्योंकि आप कानून को जानती हैं, बरसों से इस फील्ड में काम कर रही, क्या इसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी, क्योंकि ये सारे जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो भी हमारे कानून क्रिमिनल हैं, वो सारे कॉलोनियल पीरियड के हैं, मतलब ब्रिटिशर्स के बनाए हुए हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स इसमें होते रहे हैं, समय के हिसाब से हमें चेंज आते, पर अभी हाई टाइम, इट वाज ए हाई टाइम कि इसे चेंज किया जाए, थोड़ा इंडियननेस लाने के लिए। थोड़े जो कॉलोनियल रेमिनेंट थे, तो वेस्ट थे, जो यूजेस थे वर्ड्स के, ब्रिटिशर, वो सब हटाने के लिए, प्लस जो हमारी कंटेम्प्रेरी, हमारे जो नीड्स बढ़ रही है, कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज़ है, जो जेनजी, जो न्यूज़ हमारी इमर्जिंग सोसाइटीज़ है, उनके हिसाब से उनको रेलिवेंट बनाने के लिए जो प्रोविजंस पहले से दिए गए हैं, ये बहुत ज़रूरी था, ये बदलाव। जो नाम भारतीय न्याय संहिता पड़ा है, तो वाकई अब ये भारतीयों के लिए ज़्यादा है। पहले ये अंग्रेज़ों के ज़माने में बने थे तो उस तरह की चीज़ें इसमें थी, तो ये बदलाव जो हुए। लेकिन अच्छा, मैं इनकी धाराओं में आऊँ कि क्या बदलाव हुआ, किस तरह से हुआ, क्या क्या चीज़ें। उससे पहले आप लोगों को भी अब मुश्किल होती है क्या कि अब ये धाराएं अब तो बदल गई, कौन सी है कौन सी है, तो अब ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है? नहीं, बीइंग इन दिस प्रोफेशन पढ़ना तो हमें पड़ता है, बट इट्स लाइक कि वी वेलकम इट। इट वाज अ नीड ऑफ द आवर कि हमें अपनी चीज़ें, न्यू प्रोविजंस हमें चाहिए थे, क्योंकि हमारे पास थे नहीं। जजेस के लिए भी इश्यूज़ हो रहे थे, लॉयर्स के भी, कि हम किस नए जो ऑफेंस आ रहे हैं, साइबर क्राइम है, मॉब लिंचिंग है, ये सबको हम किस उसमें डालेंगे। तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, जैसे हमने जीएसटी पढ़ ली वैसे हम ये भी पढ़ लेंगे। अच्छा, ये कानून क्या ज़्यादा सिटीजन सेंट्रिक, सिटीजन फ्रेंडली है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इनको सिटीजन सेंट्रिक और सिटीजन फ्रेंडली बनाती हैं? बिल्कुल, जो हमारी जो गवर्नमेंट थी, जब इन्होंने चेंज किया इस लॉ को, तो उनके मन में उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव लेके चला के, जो हमारे कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर्स है, क्योंकि जो लीगल सिस्टम है वो तो सिटीजन के लिए ही है, तो हमारी सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, हम उनके पैरामीटर्स इवॉल्व कर रहे हैं, हम डिजिटल होते जा रहे हैं, न्यू काइंड ऑफ क्राइम्स आ रहे हैं, न्यू काइंड ऑफ ऑफेंस आ रहे हैं, तो उनके हिसाब से सिटीज़न को बहुत इश्यूज़ हो रहे थे कि कहाँ पे जाएं। जुडिशन का इशू हो रहा था उनके साथ में कि एफआईआर कहाँ, पुलिस
नो ऑफेंस पुलिस समटाइम्स बहुत हैरेस हो जाते हैं सिटीजन, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कहाँ पे जाके अपनी एफआईआर दर्ज कराए, क्योंकि आज हम हर एक बटन पे, हमारे पास मोबाइल के एक बटन पे वी हैव एवरीथिंग बट नॉट क्रिमिनल सिस्टम, जो हमारे लिए ही था। तो इस गवर्नमेंट ने ये काम किया है कि एक बटन से हम अपना एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। हमें कोई इशू हो रहा है तो हम पुलिस को कैसे रीच करें, क्रिमिनल सिस्टम को कैसे रीच करें ईजी वे में। तो ये बहुत रेलिवेंट स्टेप था उनका कि जो प्रोविजन पहले से, ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरी तरीके से सब कुछ चेंज कर दिया है, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है दे आर ऑल देयर, बट उसको मोर रेलिवेंट बना दिया टुडेज लाइफ में, इजी कर दिया है हमें, हमारे लिए। निहारिका, धाराएं बदल गई हैं। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि जब वही है, उस धारा के अंतर्गत वही चीज है, तो फिर उनका नंबर क्यों बदल दिया? जैसे 144 थी, अभी कुछ दिन पहले हम अपने न्यूज रूम में ये हुआ कि दिल्ली में 163 लगी। मैंने कहा 163 क्यों लगी, 163 में क्या होता? ध्यान, अच्छा 144 से 163 हो गई, तो ये बदलाव क्यों हुए? ये बदलाव कुछ नहीं है, जस्ट अ शिफ्टिंग। जैसे कि पहले आईपीसी में आपकी इंडियन कुछ पहले हटाई गई हैं हाँ धाराएं, जी कुछ जी जोड़ी जी गई, इस जी वजह हाँ, से नंबर इस चेंज वजह हुए से, हैं? और किसी को प्रेसिडेंट दिया गया। जैसे कि पहले जो हमारे लॉज थे वो जम्बल्ड थे, जैसे बेल के प्रोविजन वो बहुत बाद में थे, या आईपीसी में ही ले लीजिए ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, वो बहुत बाद में, तो उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर दिया उन्होंने। तो ये सिंपलियर कर दिया। बेसिक कॉन्सेप्ट इज ऑल सेम। नंबर में क्या है, पहले 511 सेक्शंस थे आईपीसी के, अब भारत न्याय संहिता में 358 है, तो ये जस्ट अच्छा, नंबर है, कम हो गए। कम हो गए। 21 न्यू ऑफेंसेस भी उन्होंने ऐड किए हैं। तो इज जस्ट सिंप्लीफाइंग द थिंग, नंबर है, नथिंग एल्स। अच्छा, Nothing अब हम else. बात करेंगे कि करके कि जो कानून में बदलाव किए गए हैं, 0 एफआईआर जो पहले सिर्फ रेप के मामले में होती थी, अब क्या ये किसी भी मामले में हो सकती है? और 0 एफआईआर का मतलब क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि लोग समझ पाएं। ठीक है। जैसे कि कभी हमारी जो स्टेट्स है वो कई सारे जुडिशन में डिवाइड है, जो उनके कॉग्निजेंस लेने की जो पुलिस की जो पावर है वो जुडिशन में डिवाइड है। तो पहले क्या होता था कि जिस जुडिशन में जो क्राइम होते थे आपको वहीं पे जाके एफआईआर करानी है, अगर आपका जुडिशन वहाँ पड़ रहा है तो आपको वहीं करानी है। मतलब आपका जो एरिया है, हाँ, जहां पर क्राइम हमें हुआ कहा है, उसी थाने में जाकर आपको एफआईआर करानी करानी होती है। है और सम टाइम सिटीजन्स की, नॉर्मल पीपल की हेल्प करने के बजाय पुलिस जो है हैरेस कर देती अच्छा, थी। इसमें एक चीज और होती थी, आप रहते कहीं हैं, जी। क्राइम कहीं हुआ जी। है, तो आप जहां रहते हैं आप वहां नहीं करा सकते, जी। जहां क्राइम हुआ आपको वहां जी, पे करानी जी, होगी। जी, पहले ये होता जी, था। जी। तो अभी क्या है कि आपके साथ जहाँ भी जो हुआ है, आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ भी आपके साथ गलत हो रहा है, एट दैट पॉइंट वहाँ पे जो भी पुलिस स्टेशन अवेलेबल है, आप वहाँ जाइए, उनको कंप्लेन करिए कि मेरे साथ ऐसा गलत काम हुआ है, और अब कोई भी पुलिस वाला इसे मना नहीं कर सकता है। इसको कहते हैं 0 हाँ, एफआईआर। उसके बाद भले ही वो पुलिस वाले जो जिनके जुडिशन वो मैटर आता है या जिसके जुडिशन वो क्राइम हुआ है उनको वो ट्रांसफ़र कर देंगे। पर सिटीज़न के लिए बहुत इजी हो गया कि वो कहीं पे भी जाके कभी भी एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं अपनी, उन्हें मना नहीं किया जा सकता है, उनको दौड़ाया नहीं जाएगा कि आप अपने जुडिशन में जाइए, हमारा जुडिशन ये नहीं है, आप किसी और के जुडिशन में जाइए। उनको ये हैरेसमेंट उनकी बहुत ज़्यादा कम हो गई हद तक, एंड बहुत। और ये जो हमारे गवर्नमेंट का एक मोटिव लेके चले थे, ऑब्जेक्टिव लेके चले थे कि लीगल प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए नॉर्मल पीपल के लिए बिल्कुल हेल्प कर रहा है उनके लिए। अच्छा, इसको मैं आसान करके लोगों के लिए बताती हूँ कि मानिए मेरे साथ कहीं क्राइम हुआ जी। और मेरा घर कहीं और है, वो अलग एरिया पड़ता है, मैं वहां से अपने घर आ गई, मैं इतना पजल्ड, इतना परेशान थी, वहां पे जो चीजें हुई मैं नहीं कर पाई एफआईआर, मैं अपने घर आ गई। जब मैं अपने घर आई तो मैं अपनी फैमिली के साथ गई एफआईआर करने, तो मैं वो कर सकती हूँ, कहीं पे भी कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती और वो लिखनी पड़ेगी, और वो अगर उसको उस क्षेत्र में भेजना है जहां अपराध हुआ है, तो वो पुलिस की जिम्मेदारी, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। मेरे राइट को मना नहीं कर सकते आप। पहले इसलिए बहुत ज्यादा लोगों को हैरेस किया जाता था, हमारा नहीं है ये, हमारा क्षेत्र नहीं, आप उधर जाइए। वहां वाले कहते थे नहीं, ये तो वहां हुआ, आप वहां रहते हैं तो आप वहां जाइए, भी सब खत्म हो गया। मेरे साथ भी हो रखा है पर्सनली, तो वही इज अ वेरी वेलकमिंग स्टेप बाय द गवर्नमेंट, एंड आई एम टोटली अप्रिशिएटेड, वेरी प्रोग्रेसिव। क्या हुआ था आपके साथ? जैसे हुआ था कि मैं एक एप्लीकेशन देना चाहती थी, और वो पुलिस वाले मुझे दौड़ा रहे, नहीं तो मेरे क्षेत्र में आता ही नहीं, मेरे जुडिशन में आता ही नहीं है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ गई तो कह रही मेरे में नहीं आता, ये तो उन्हीं के अंदर आएगा। तो जस्ट फॉर एन एप्लीकेशन जब वो ऐसा कर रहे हो तो एफआईआर के लिए तो वो क्या करेंगे, कितना हैरेस होते हैं कॉमन जो हमारे फोक्स है वो, उनके हम समझ सकते हैं। जब हम लीगल प्रोफेशन के होके बिल्कुल, मैं भी ये कह रही थी कि जब आप खुद एडवोकेट हो गए, आपकी एफआईआर नहीं हो रही, तो नॉर्मल लोगों की तो क्या ही होती होगी। जी। अच्छा, इसके बाद एक होता है कि आप एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद एफआईआर, लोग अक्सर समझते नहीं डिफरेंस, एप्लीकेशन देना, किसी की शिकायत दर्ज कराना, कंप्लेन करना, और एफआईआर होना, क्या फर्क है इसमें? कंप्लेन जब होती है तो इट्स अ फॉर्म ऑफ कंप्लेन, उस पर
जो वो 9 माह के जो पुलिस वाले होंगे, जो आए होंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनको दिया जाता है, वो उस पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अच्छा, लेकिन जो क्रिमिनल मेरे सिस्टम साथ होता जो है, हुआ वो मैंने हाँ, शिकायत लिख के दी उनको, जी जी, और उसके बाद वो उस मैं पे थोड़ा आपको इन्वेस्टिगेट और बता करेंगे। दूं, जैसे हाँ, जो क्रिमिनल सिस्टम ऐसे चलता है, 3 भागों में चलता है। पहला होता है जब कोई भी कंप्लेन मिलती है तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो काम पुलिस करती है। फिर उसकी इंक्वायरी होती है, वो पुलिस भी कर सकती है, जुडिशल जो ऑफिसर्स है वो कर सकते हैं। उसके बाद चलता है ट्रायल। तो जो इन्वेस्टिगेशन वो वेरी फर्स्ट पार्ट है। तो ये काम होता है पुलिस का, वो इसलिए करते कि एविडेंस जुटा सके, कि कोर्ट उस मैटर को वो कोर्ट तक ले जा सके। तो जब से पहला स्टेप होता है कंप्लेन मिलने का, उस पर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उनको अगर लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, सच में कोई किसी के साथ गलत हुआ है, तो वो उसे एफआईआर में रजिस्टर करते हैं। अच्छा, और ये एफआईआर की कॉपी हर व्यक्ति को मिलना उसका अधिकार है क्या? जी, एफआईआर की कॉपी सबको मिलनी चाहिए। और एक बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है कि हमारे भारतीय सुरक्षा अधिनियम में जो इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जो जैसे हमारा क्रिमिनल सिस्टम जो है, उसमें 3 लॉज आते हैं। जो पहले था इंडियन पीनल कोड, जो सब्सटेंसिव लॉ है, जिसमें हमारा लॉ और उसके साथ क्या चीज़ एक ऑफेंस क्रिएट करता है, वो उसमें सब्सटेंसिव लॉ है। और उसको कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा, उसका प्रोसेस कैसे होगा, वो इंडियन क्रिमिनल प्रोसेस कोड में दिया हुआ है। CRPC। यस, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है, कैसे उसको वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो इन तीनों को बदल के, इन तीनों की जगह पे ये नए हमारे बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता को लाया गया है। तो ये 3 एक्ट जो है हमारे क्रिमिनल सिस्टम का, क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। तो उसके बाद व्हाट वाज योर क्वेश्चन? कि ये जो चीज़ है, जैसे मैंने कहा था कि कहीं पे भी जाके एफआईआर दर्ज कर, एफआईआर लेना मिलना किसी उसको, क्या उसका अधिकार है कि मैंने अगर शिकायत जी दर्ज जी, कराई तो मुझे एफआईआर? एफआईआर मिलना चाहिए। और इस बार जो हमारे सिस्टम में जो चेंजेस लाए हैं वो बहुत प्रोग्रेसिव। उन्होंने कहा है कि विक्टिम का राइट है, पुलिस को बताना पड़ेगा कि उनके केस में डे टू डे में क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या प्रोग्रेस है उनके केस ये में। पुलिस वाले करेंगे, करेंगे, उनको करना पड़ेगा। ऐसा चेंजेस लाया गया है, ये विक्टिम का राइट है। मतलब कि मेरा केस कहाँ तक तो पहुंचा, क्या प्रोग्रेस हो रही है डे टू डे, हो रही है, वो आपने उनको डे टू डे बताना क्या किया, पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि ये 90 डेज में, 45 डेज में आपने क्या किया, मेरे केस में क्या प्रोग्रेस है, मेरे केस की। जब मैंने कंप्लेन दिया और आज जो एफआईआर रजिस्टर, उसके बाद आपने क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन किया, क्या उसमें छानबीन की आपकी, कहाँ तक पहुँचा है मेरा केस। और दूसरा, जो भी इसमें डॉक्यूमेंट वो लगाएंगे, फाइल करेंगे, जिससे भी लेंगे, अगर आपके पास लॉयर है तो उनको देना उनकी मजबूरी है। इट्स अ मैंडेटरी फॉर देम। अगर वो ही इज़ आस्किंग और शी इज़ आस्किंग फॉर द पेपर, पुलिस हैज़ टू प्रोवाइड देम। अच्छा, पुलिस अब इसमें मना नहीं कर सकती, नहीं कर पुलिस को सकती। देना और होगा। एक और बहुत अच्छा चीज़ इसमें आया है कि जो भी अरेस्टी है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किए गए प्रोसीजर में, पर जो अरेस्टी है, जिनको भी हमने अरेस्ट किया है, उसमें पहले हम सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर को बता सकते थे वो, या अपने क्लोज फ्रेंड को। अब वो किसी को भी बता सकते हैं, इंक्लूडिंग लॉयर्स, इन्फॉर्म कर सकते अच्छा, हैं। जो गिरफ्तार हुआ है अगर जी कोई, तो वो जी, किसी को भी इन्फॉर्म कर सकता है जिसको वो चाहे। इंक्लूडिंग लॉयर्स। पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ वो क्लोज फ्रेंड या फैमिली को ही बता सकते थे, अब वो किसी को भी बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं किसी को भी। अच्छा, अब डिजिटल ज़माना है, डिजिटल इंडिया की बात होती है। अब इसमें एक प्रोविज़न आया EFIR। जी, EFIR क्या है और उसे किस तरह से किया जा सकता है अगर किसी के साथ कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो जाती है तो? EFIR बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है गवर्नमेंट का, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। उसमें क्या है कि आप कहीं भी हैं, आप उनके पोर्टल पे जाके अपनी एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। आपको पुलिस स्टेशन विजिट करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। हमें क्या पर्टिकुलर उस थाने की, उस पुलिस स्टेशन के पोर्टल पे जाना होगा? पुलिस का एक पोर्टल होगा आपका, एक कॉमन पोर्टल है। आप उस पर अपनी एफआईआर जो रजिस्टर कराएंगे, उसके बाद पर देर इज़ अ क्लॉज ऑल्सो कि आपको 3 दिन के अंदर जाके उस पर साइन करना होगा। अच्छा, वहाँ पे तभी वो रिकॉर्ड पे फिजिकली लेंगे प्रेजेंस होके आप 3 दिन बाद। पर आपके साथ अगर क्राइम अभी हो रहा है तो अभी आपको पुलिस स्टेशन, अगर रात के 2 बजे आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको पुलिस स्टेशन विजिट करने की रात को 2 बजे कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एफआईआर रजिस्टर कराएंगे और 3 दिन के अंदर आपको जैसे टाइम मिल रहा है, आपका जो सुविधा हो रही है, जो आप मेंटल स्टेट में नहीं है, 3 दिन बाद जाके आप अपना साइन कर सकते हैं उस पर, और वो रिकॉर्ड पे ले लेंगे, प्रोसेस आगे स्टार्ट हो जाएगा। तो पुलिस स्टेशन विजिट करने का जो प्रॉब्लम था वो उन्होंने सॉल्व कर दिया है। हाँ,
फीमेल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टेप है, क्योंकि रात कभी कभार क्या होता है, एक बार तो मेरी मेड रात को 1:30 बजे मुझे कॉल करके रो रही है कि माई हस्बैंड इज़ लाइक, मैं बाथरूम में डर के कॉल कर रही हूँ आपको, मेरा हस्बैंड मुझे बहुत मार रहा है। मतलब दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि 1:30 बजे कॉल करना। तो ये जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो इन दैट केस अगर थोड़ी डिजिटली लिटरेट फीमेल है, या अगर वो मुझे ही कॉल करिए, तो मैं उनके बिहाफ पे केस वहाँ पे एफआईआर रजिस्टर कर दूंगी। 2 बजे और कर वो सकते वहाँ हैं। पे पहुँचेंगे पुलिस वाले? पुलिस वाले भी पहुँचेंगे, एफआईआर रजिस्टर हुई तो वहाँ पे आएंगे, और फिर उनको 2 दिन 3 दिन पे अपना जो भी है अपना सिग्नेचर करके रिकॉर्ड पे ले लेंगे। एक और चीज़ हुई है इसमें, ई एविडेंस। शायद जी। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हम जिस वक्त में जी रहे हैं जी। उसमें डिजिटल साइबर क्राइम्स इतने हो रहे हैं, उससे जुड़ी चीज़ें हो रही हैं, और उन्हीं को हम एविडेंस नहीं मानते थे। जी। तो ये कितना बड़ा चेंज है, और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं जो जी। लोगों को वाकई मदद करेंगी? जी, ई एविडेंस जो है वो मतलब वेरी एविडेंट था कि आप देखिए हमारे लीगल सिस्टम में पूरा वीडियो पे हो चुका है। हम वीसी करते हैं, हमारे कई सारी चीज़ उसमें हम फाइल केसेस, मैं आपको लीगल बस उसमें बता रही हूँ, हम केसेस भी ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं, सब कुछ फाइल कर रहे हैं। पर जो एविडेंस था ना, वो कभी भी प्राइमरी एविडेंस में डॉक्यूमेंट में नहीं लेते थे, या एडमिसिबल नहीं था डायरेक्ट वो आपका। पर इस बार जो चेंजेस आए हैं, बिल्कुल जो भी आपके फ़ोन है, फ़ोन में आपका लैपटॉप है, यूज़र है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है, इट इज़ एडमिसिबल। और अच्छी बात क्या है कि इसमें सेफगार्ड भी बहुत उन्होंने दे रखे हैं, अच्छे सेफगार्ड दे रखे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रखा है कि मिसयूज़ ना हो। पर आज के बढ़ते जो जनरेशन चल रही है, और हम डिजिटलाइजेशन पे पूरा गवर्नमेंट ही हमारा प्रचार कर रही है कि डिजिटलाइजेशन पे जा रहे हैं, साइबर क्राइम इतने बढ़ रहे हैं। एक फ़ोन में आपके पूरी लाइफ के डिटेल्स हैं, क्लाउड पे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ लैपटॉप पे है, मोबाइल पे है, जो भी आपका ऑनलाइन पोर्टल है, वो सब के चीज़ जो भी आप एविडेंस में देना चाहते हैं, एडमिसिबल एज ए प्राइमरी एविडेंस। अच्छा, क्या पुलिस के लिए भी इस कानून में बदलाव किया गया है कि पुलिस को भी डिजिटल एविडेंस जुटाने वो होंगे? दे सकते हैं। और जैसे आप वो कहीं सर्च कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको रिकॉर्ड करना है, ऑडियो वीडियो बनाना है, उनको जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको ऑडियो वीडियो बनाना है उस चीज़ का। और वो सम्मन भी, जैसे कोर्ट है, सम्मन भेज सकता है इलेक्ट्रॉनिक ना, वो अरेस्ट के लिए, या फिर जो भी पुलिस सर्च के लिए भेजती है, नोटिस भेजती है आने के लिए, उसको भी भेज सकता है इलेक्ट्रॉनिक। तो हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मोड से अब हो सकता है इसमें। ये क्या चीज़ों को आसान करेगी पुलिस के हिसाब से भी, और क्या वाकई प्रैक्टिकली ये हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। आजकल क्या, व्हाट इज़ नॉट देयर इन इंटरनेट, क्या आप नहीं कर पा रहे हो अपने फ़ोन से? योर वर्ल्ड हैज़ लिमिटेड टू योर मोबाइल। तो सेम गोज़ विथ, एंड इट विल स्पीड अप योर प्रोसेस। कल को 3 दिन लग रहे आपको स्पीड पोस्ट जाने में, 4 दिन लग रहे स्पीड पोस्ट पाने, आज आपने व्हाट्सएप पे भेज दिया, दैट प्रोसेस विल बी देयर। पर ये इट विल स्पीड अप, आपको नॉलेज जल्दी मिल जाएगी। तो ये बेनिफिट इसके बहुत ज़्यादा कई बार है। होता है तो लोगों को नोटिस नहीं मिलती, नहीं फिर मिलती मिस है, हो गया, एड्रेस नहीं मिल रहा एड्रेस नहीं है, मिल रहा है। कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो फ़ोन नंबर ऐसी चीज़ है कि आप कहीं से भी मिल जाती है, और इजीली आप एक व्हाट्सअप करो तो आपके पास एक रिकॉर्ड तो है कि आपने दे दिया है, और विद इन अ सेकेंड सर्विस है ये। अब रिकॉर्ड जो व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं वो भी रिकॉर्ड? हाँ, बिल्कुल एडमिसिबल है वो, बिल्कुल पहले ही एडमिसिबल नहीं होते थे एज ए प्राइमरी डॉक्यूमेंट में भी अब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने इंक्लूड कर लिया है। ओरल एविडेंस हुआ करते थे, प्राइमरी नहीं होते थे, पर अब ये प्राइमरी एविडेंस में बना दिया गया है इन्हें। तो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव में बहुत ज़्यादा वेटेज दे दिया गया है अब। एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, आप मोबाइल का जिक्र कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में है स्नैचिंग। Yes. स्नैचिंग भी अब एक ये है कि अपराध मान लिया गया है। उसके लिए पहले ही नहीं था शायद, नहीं था, है ना? अगर आपको कोई फ़ोन लेके चला जाए छीन के, तो कोई एफआईआर भी नहीं हाँ। होती थी, पुलिस वाले ढूंढते भी नहीं थे, कुछ नहीं करते। लेकिन अब ये, और ये शायद एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जिस तरह से हम अभी बात भी कर रहे थे कि एक फ़ोन आपके हाथ में होता, सब कुछ है, आपका पैसा भी उसमें, आपके डॉक्यूमेंट्स भी, एवरीथिंग इन इट। लेकिन वो पहले अपराध नहीं माना जाता था अगर मोबाइल छीन लिया गया। इसमें क्या है, क्या चीज़ है, किस तरह से अगर किसी का मोबाइल छीन लिया जाए, कुछ हो, तो वो इस पर कार्रवाई कर सकता है? कार्रवाई तो उसमें पहले भी होती थी, आपका थेफ्ट में आता था, स्नैचिंग होती थी, पर मोबाइल स्नैचिंग जो है वो बहुत ही मतलब एक क्रूशियल ऑफेंस था कि हमारा सब कुछ एक पर्सन के, जो आज के जनरेशन में है या पहले के जनरेशन में, योर माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स आर देयर। तो वो स्नैच करना मतलब इट्स अ फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम। तो इसे ऑल टुगेदर अ न्यू ऑफेंस स्नैचिंग, इसको बहुत वेटेज दे के बनाया गया है। अगर आपका मोबाइल कहीं चोरी हो जाता है तो इस कम्स अंडर योर साइबर क्राइम, कि उसमें आपके डॉक्यूमेंट, आपके पैसे चोरी हो सकते हैं,
तो थेफ्ट जो है वो पैसे की जो सब कुछ है मोबाइल से हो सकती है। तो बहुत ही, और इसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी है। और अब क्या हमारे पास एक ऑफेंस है कहने के लिए कि स्नैचिंग हुई है हमारे साथ में। और बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के लिए ही बनाया गया है, मोबाइल के लिए बनाया गया है, स्पेसिफिकली ऑफिस उसके लिए। स्नैचिंग तो आपकी गोल्ड की भी होती है, बहुत सारी चीज़ों की, पर ये साइबर क्राइम को ध्यान में रखते हुए स्नैचिंग का एक नया ऑफेंस बनाया गया है। अच्छा, मॉब लिंचिंग के लिए अलग से कानून आया है क्या? जी, इसमें क्या नया है? आप अक्सर देख रहे होंगे पिछले कई सालों से कि कई सारे एग्जांपल है आपको कि किसी के शक पे यहाँ पे 4 से 5 से उनसे ज़्यादा लोग ग्रुप में मिलके किसी को मार दिया, जस्ट इस सस्पिशियस में, मतलब इस शक पे कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया। उनके पर्सनल बिलीव जो है उनकी, वेदर दे बिलोंग्स टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नहीं, और कई जगह तो ऐसा हुआ, मैंने बिहार में या राजस्थान में है देखी थी कि किसी औरत को कर दिया कि ये इस पे कोई भूत आता है, कुछ आता है, तो गांव वालों ने मिलके मार दिया। जी। किसी ने कुछ चोरी कर लिया, छोटी मोटी चीज, तो उसको, और फिर कहते हैं ना भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, वो कह के उसकी आड़ में सब बच जाते थे। तो इस सरकार ने ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया है कि इसको एक ऑल टुगेदर ये सीरियस काइंड ऑफ सेपरेट कल्पेबल होमिसाइड बनाया है इसको। कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर इज़ अ काइंड ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, पर मॉब लिंचिंग को एक ऑल टुगेदर नया कल्पेबल होमिसाइड बनाया है, वेरी सीरियस ऑफेंस। इसमें क्या होता है कि जब 5 से ज़्यादा लोग मिलके किसी भी इंसान की मर्डर करते हैं इंटेंशनली, और उनके कास्ट के लेके, उनकी कम्युनिटी को लेके, उनके पर्सनल बिलीफ को लेके, उनके रिलीजन को लेके, उनका सिर्फ मोटिव सिर्फ उनके पर्सनल बिलीफ पे अगर किसी को मारते हैं तो इसका मतलब था मॉब लिंचिंग। और ये बहुत, इनकी पनिशमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट है। और अभी पिछले 2-3 साल में तो इसके बहुत बढ़ते हुए आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि लोग किस हद तक पागल हो चुके हैं। तो अगर सोली बेस्ड ऑन दिस 4-5 पैरामीटर्स कि उनका कास्ट का, उनके पर्सनल बिलीफ, उनके रीजन पे कोई किसी का मर्डर करता है तो इसका मतलब मॉब लिंचिंग। अच्छा, हिट एंड रन का जो केस है वो भी स्ट्रिक्ट हुआ, उसके लॉज में भी कुछ बदलाव किए गए हैं? हिट एंड रन केस का मतलब रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो होती है उसके अंदर आता है, तो उसमें कई सारे प्रोविज़न है। उसमें एक नया प्रोविज़न ये भी आया कि जो भी रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा है, ड्राइवर है जो भी है, और जिसकी वजह से कोई मरता है, किसी को हर्ट होता है, तो अगर उस बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए उस इंसिडेंट को कि भाई मुझसे एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया, पुलिस या मजिस्ट्रेट को अगर वो चला जाता है तो उनको 7 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट है इसके लिए। तो अच्छा, ऐसे रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं है, पर अच्छा, पर्टिकुलर इसको लेके मुझे याद आ रहा है कि ड्राइवर्स ने कुछ हड़ताल भी की थी ये ऐसा लेके। कि भाई ये तो कैसे हो सकता है। बहुत बार हड़ताल हुई, बहुत क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आप वहाँ रुके तो गांव है, कोई ऐसा फोन पे एरिया, तो वहाँ इन्फॉर्म लोग कर आपको सकते मार हैं, देंगे। फोन पे इन्फॉर्म कर सकते हैं आप अच्छा, आपको आप बस वहाँ से इन्फॉर्मेशन जाके आपको एक तुरंत इन्फॉर्म information कर दे- देनी है कि ऐसा ऐसा हो गया है, इस जगह पे हो गया, इस टाइम पे ऐसा हुआ है, प्लीज लुक इनटू द मैटर। अगर जो ड्राइवर ऐसा करते उनके लिए नॉर्मल पनिशमेंट्स है। अच्छा, ये 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट उनके लिए नहीं है, दे डोंट कम अंडर दिस कैटेगरी। जो वहाँ से भाग जाएंगे inform भी उनके नहीं लिए करेंगे, है, जो उनके भी लिए। है, हाँ उनके लिए है। पर जो बता देते हैं, फ़ोन पे इन्फॉर्म कर देते हैं, उनको इस प्रोविज़न के अंदर नहीं एक्यूज़ किया जाएगा। मतलब जरूरी नहीं कि आप उस जगह रुकें, हाँ, अगर वहाँ आप बस कोई इन्फॉर्म violence कर हो दे तो आपको फ़ोन में क्या इन्फॉर्म करना है कि इस जगह ऐसे ऐसा हो गया है। क्योंकि एक्चुअली ये इसलिए किया गया है कि व्हीकल जो एक्सीडेंट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट अगर आप किसी को इन्फॉर्म कर देंगे तो टाइमली हेल्प मिल जाएगी, इंसान की ज़िंदगी भी बच सकती है। अगर आप मार के किसी को चले गए हैं, ठीक है आपसे गलती से ही हुआ, आप रैशनल ड्राइविंग कर रहे हैं, पर चले गए हैं तो क्या पता वो इंसान बच सकता था, आपके नहीं बताने से नहीं बचा है। अच्छा, सेडिशन लॉ भी हटा दिया गया है, Yes, राजद्रोह। yes. अब इसका नया स्वरूप क्या है? और जो सिटीजन लॉ है बहुत वेरी कॉलोनियल लॉ, मतलब जो राजद्रोह हमारे तो तब होता था जब अंग्रेजों के खिलाफ जी किसी ने हमारा कुछ तो कर राज दिया। ही इस तरह से नहीं है। तो बहुत दिन से इस लॉ पे वो बहुत ही ऑब्सोलेट हो भी गया था, इट वाज नॉट रेलिवेंट इन टुडेज इंडिया, बहुत पहले से नहीं था, पर जो मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी था हमारा ये चेंज बदलाव लाना, क्योंकि जो कॉलोनियल रेमेंट है वो सब हटने चाहिए, रेमिनेंट जो है वेस्ट है वो सब हटने चाहिए। तो ये भी उसमें से एक पार्ट था जो हमारे फंडामेंटल राइट को बहुत हैम्पर कर रहा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बहुत केसेस हुए, बहुत कुछ हुआ इस पे, तो फाइनली जो हमारी गवर्नमेंट ने इसे हटा दिया राजद्रोह, पर अब नया फॉर्म इसका है देशद्रोह। क्या फर्क है दोनों में? इसमें क्या है कि अगर आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो हमारी सोवनिटी, इंटीग्रिटी
कंट्री की यूनिटी पे हैम्पर करता है। जैसे आर्म रिबेलियन हो गया कंट्री का, स्टेट के अंदर हो गया, या सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा जिससे लोग भड़क रहे हैं, तो उसके लिए एक नया ये देशद्रोह, आप देश के प्रति विद्रोह कर रहे हैं जी। अब राज्य के प्रति, क्योंकि राज्य तो है है ही तो नहीं, राजद्रोह तो जी, चलेगा ही नहीं, देशद्रोह देशद्रोह अगर है। आप कर रहे हैं तो है। हाँ। कितनी सजा है इसमें? इसमें बहुत स्ट्रिक्ट सज़ा नहीं है, पर अगर कोई किसी को कुछ ज़्यादा अगर हैम्पर हो रहा है तो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक है इसमें सज़ा। अच्छा, इसके अलावा अब एक जो नई चीज़ इसमें है, ये अच्छा भी कह सकते हैं इसको, कम्युनिटी सर्विस, मतलब सज़ा के तौर पे आपको दिया जाएगा, कहा जाएगा कि आप कम्युनिटी की सर्विस करिए। तो ये क्या है? ये क्या एकदम नई चीज़ है, पहले कानून में नहीं था? और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़, अगर किसी ने कोई अपराध किया है और पाया गया कि वो अपराध उसने किया है, साबित हो गया, तो किस तरह की सज़ाएं दी जाती है उसको? देखिए, कम्युनिटी सर्विस हमारे इंडियन पेनल कम्युनिटी सर्विस ऐसा नहीं है कि इस वर्ल्ड में नया है। कई सारी कंट्रीज़ में दे यूज़ इट, पर इंडिया में इट इज़ वेरी न्यू, वेरी फर्स्ट टाइम की पनिशमेंट में एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट कम्युनिटी सर्विस को दिया गया पेटी ऑफेंस के लिए। बहुत जो छोटे मोटे ऑफेंस होते हैं तो उसमें उनका पर्पस सर्व नहीं होता आपको जेल में डाल के, मतलब जेल भी डाल सकते हैं आपको, पर उनका जो मेन पर्पस होता है किसी को रिफॉर्म करना, रियलाइज कराना। जैसे कि अब आप ड्रिंक करके आप पब्लिक में अल्कोहल लेके आप पब्लिक में परेशान कर रहे हैं पब्लिक पीस को, तो उसमें आपको 24 आवर की सज़ा थी, पर उसकी जगह पे आपको ये कम्युनिटी सर्विस में डाल सकते हैं। और जैसे कि पहले अगर आप किसी पब्लिक ऑफिशियल्स को प्रेशर करने के लिए आप सुसाइड कमिट करने की धमकी दे रहे हैं, तो उसमें जेल में ना डाल के आपको कम्युनिटी सर्विस में लगा देंगे। या ये बस मैं आपको प्रोविजंस, कुछ जो प्रोविजन है हमारे भारत न्याय संहिता में, उसके एग्जांपल्स दे रही हूँ। तो या फिर कोई पब्लिक ऑफिशियल है जिनको ट्रेड करना मना है, मतलब जिनको बीइंग एज ए पब्लिक सर्वेंट दे कैन नॉट इंडल्ज इनटू ट्रेड, पर वो फिर भी वो काम कर रहे हैं, तो उनको सजा ना देके कम्युनिटी सर्विस में लगा रहे हैं। तो कम्युनिटी सर्विस एज सच क्या है ये डिफाइन नहीं है हमारे मतलब न्यू क्या एक्ट में। उसमें किया जाना है ये डिफाइन नहीं है, देयर इज नो डिफिनेशन ऑफ इट, और क्या इंक्लूड होगा वो भी नहीं डिफाइन है उसमें। तो ये क्या जज के विवेक पे है कि वो क्या सजा देते हैं, वो अपने हिसाब से तय करें? ये जज की विवेक पे भी छोड़ दिया गया है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि कल को अभी अब रिसेंट हमने कई सारे एग्जांपल देख लिए जहाँ पे उन्होंने कम्युनिटी सर्विस के नाम पे किसी को टेंपल विजिट करने को कह दिया, किसी को कुरान बांटने को कह दिया, किसी को गौशाला में दान करने के लिए कह दिया। तो एक चीज़ अच्छा करे चक्कर में कहीं ये जो फ्यूचर फर्दर जो बड़ा डेंजर है वो कहीं पोज ना कर रहा हो। तो ये इसमें दो चीज हो सकती है, हो सकता है मेरा वो रिलीजियस बिलीव नहीं बिल्कुल हो, बिल्कुल मैं क्योंकि ये चीज जो रिलीजन से जुड़ी चीज होती है वो अपने बिलीव की चीज होती है, या अगर वो व्यक्ति वहां गया और वो उस माइंडसेट का है तो हो सकता है उस रिलीजियस प्लेस में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाए जो और ज्यादा विवाद पैदा कर दें। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल यहाँ रिस्क है, थ्रेट है। तो इसको डिफाइन क्यों नहीं किया, क्यों इतना वेग रखा गया है? रखा गया मे बी ओवर द टाइम इट विल कम, मे बी नया प्रोविजन ये लेके आए हैं पहले कम्युनिटी सर्विस का, तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर दे दिया। जैसे बहुत सारे लॉज हमारे देश में है जो स्ट्रक्चर्ड, इनकी डिफिनेशन नहीं है, पर थ्रू द जजमेंट्स वो इवॉल्व हुए हैं। तो मे बी आने वाले टाइम पे, पर ये बहुत सीरियस इसको टैकल करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मतलब ये जो एक हल निकाला गया है खुद अपने आप कॉन्सेप्ट इज़ वेरी गुड, कि मेरे हिसाब से अगर आपको किसी को रिफॉर्म करना है तो उसको 2 दिन 5 दिन 10 दिन जेल में डालने से अच्छा कि आप कम्युनिटी सर्विस में लगाइए, इट विल पे यू मोर। लेकिन आप कहिए सड़क साफ करिए, हाँ बिल्कुल, सड़क करिए, 16 साफ करिए, या फिर किसी की हेल्प करिए, किसी एनजीओ में जाके काम करिए, या अनाथालय में जाके, वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिटी सर्विस। तो वो उन्हें डिफाइन करनी पड़ेगी क्या इंक्लूड होता है कम्युनिटी सर्विस में, ज़रूरी है। पहले टेररिज्म से हमारा देश बहुत जूझता रहा है, कोई नई चीज़ नहीं, बहुत पहले से चल रही है। आज तो ज्वलंत मुद्दा है टेररिज्म आज के ज़माने का। लेकिन ये कानून में नहीं था, हमारे टेररिस्ट एक्ट कोई नहीं था, अब इसको शामिल किया गया जी। ये पूरा टेररिस्ट जो क्राइम है एक्ट है, इसे बहुत स्ट्रिक्ट बना के इसमें डेथ पेनाल्टी भी दी गई है, और इससे जुड़ी कोई भी चीज़, अबैटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, जो भी अटेम्प्ट, सब कुछ को एक सीरियस ऑफेंस बना दिया। पहले टेररिज्म का कोई एक्ट नहीं है, स्टेट एक्ट्स होते थे उनके एक स्पेसिफिक एक्ट, पर इंडियन क्रिमिनल सिस्टम में इनका कोई ऑफेंस नहीं था। दिस टाइम दे हैव क्रिएटेड अ न्यू ऑफेंस, टेररिस्ट एक्ट, ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट। ये 2 एक्ट जो है, ये 2 न्यू क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम भी इन्होंने इंक्लूड किया है। ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट जो है, आप देख रहे हो, लोग ग्रुप बना के, गुट बना के एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, रॉबरी कर रहे हैं, साइबर क्राइम कर रहे हैं, उसे भी क्राइम बनाया गया, और उससे रिलेटेड एवरीथिंग,
अटेम्प्ट, कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट, अगर आप किसी को हार्बर कर रहे हो, आपको पता है कि ही और शी इज़ अ टेररिस्ट, ऑर्गेनाइज क्राइम में इन्होंने इन्वॉल्व है, आप उनको हार्बर कर रहे हो, अपने घर में रख रहे हो, या कोई प्रॉपर्टी उसमें इन्वॉल्व है, आप उसको छुपा रहे हो और यूज़ कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, और तब भी आप लाइबल हो उसके लिए। तो एवरी पार्ट ऑफ इट दे हैव मेड इट पनिशेबल। इसके अलावा एक चीज़ थी, पहले माइनर, चाइल्ड, ये सब डिफरेंस था, 12 साल, 18 साल, और उसके बाद फिर हाँ। वयस्क माने जाते थे। अब क्या इस डिफरेंस को ख़त्म किया गया, और क्या वाकई इसको ख़त्म करने की ज़रूरत थी? कई जैसे आप इंडियन पेनल कोड में या फिर जो पहले थे उसमें आप देखोगे माइनर एक अलग शब्द है। माइनर मीन्स जो छोटा है, चाइल्ड है वो भी छोटा है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी। तो ऑल टुगेदर इस एक्ट ने क्या किया है, न्यू एक्ट ने, कि सबको बिलो द एज ऑफ 18 दे हैव कंसिडर्ड एज चाइल्ड। माइनर वर्ड ही हटा दिया है उन्होंने। अच्छा। दे मेड इट चाइल्ड ऑल ओवर, जहाँ भी माइनर वर्ड था दे मेड इट चाइल्ड। और इसका बहुत अच्छा भी पड़ा है। एक सेक्शन प्रोविज़न का नाम लूँगी मैं, जैसे गैंग रेप था हमारे यहाँ, गैंग रेप का प्रोविज़न था 376 DB में था, पर अब तो न्यूज़ में चेंज हो गया है सेक्शन उनका। उसमें था कि जैसे 12 साल के जो बच्ची है, अगर उसका रेप होता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट दूसरी प्रोविज़न थी, पनिशमेंट थी, और जो 18 साल के नीचे है उनके लिए अलग थी, पर ये हटा दिया है उन्होंने। उन्हें सबके लिए बिलो 18 एज कर दिया है। सेम प्रोविजन, मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम डेथ पेनल्टी कर दिया है। जो एज का माइनर और चाइल्ड का डिफरेंशियल था, वो डिफरेंस जो उनके पनिशमेंट था वो हटा दिया उन्होंने। तो इज़ अ गुड स्टेप कि कंफ्यूजन कम क्रिएट होगा। अदरवाइज प्रैक्टिकली, Simplify किया है कानून प्रैक्टिकली को। इट विल नॉट अफेक्ट मच, बट ये है कि सिंप्लीफिकेशन हो गई है, इसकी कंफ्यूजन नहीं होगा इसका। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आता है इस वक्त कि जैसे अब चाइल्ड ये ना जाएगा 18 साल के नीचे, ये पहले भी पिछले कानून जी में भी जी शायद, जी अगर मैं सही समझ पा रही हूँ तो कॉम्प्लिकेशन ये था। अगर कोई 16 साल का, कोई 17 साल का, कोई 15 साल का कोई लड़का रेप कर सकता है, तो वो किस तरह से चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा? चाइल्ड तो देखिए, जो चाइल्ड है वो तो 18 ईयर्स के नीचे है, पर ये जज के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी है हमारे हैं, तो ये जस्टिस को लिवरेज दी गई है कि अगर बच्चा 16 साल के ऊपर है एंड ही इज़ कमिटिंग एनी हीनियस क्राइम, तो Heinous crime मतलब रेप हो गया, murder, मर्डर हो गया, तो वो इवैल्यूएट कर सकते हैं कि बच्चे का माइंड कितना डेवलप है। उसे मेजर की तरह उसे ट्रायल दिया जाए या माइनर की तरह दिया ये जाए, flexibility ये है। ये जजेस के पास फ्लेक्सिबिलिटी है। द वे ही हैज़ एक्टेड द क्राइम, क्या उसने प्लान किया था, या कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, या कोल्ड ब्लडेड रेप था उनका, या किस सर्कमस्टांसेस में क्या। तो ग्रेविटी जो है एविडेंस पे देनी पड़ेगी, उसके मोडस ऑपरेंडी पे देनी पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखते हुए उसको एक मेजर की तरह भी ट्रायल दिया जा सकता है। ये लिवरेज है उनके पास में। ये जज के विवेक पे हाँ, निर्भर जी, करता है। जी, जज ही जी, अपने जी, हिसाब से तय बिल्कुल, करेंगे जी, कि ये चीज़ किस तरह से की गई है। क्या ये माइनर की तरह से ट्रायल दिया जाए कि मेजर की तरह से ट्रायल दिया जाए। अच्छा, क्या जो ये हमारा नया बीएनएस आया है, ये जेंडर न्यूट्रल ज़्यादा है? कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनमें ये ज़्यादा जेंडर न्यूट्रल है और इससे फ़ायदा होगा? ज़्यादा कम का तो नहीं कहूँगी, पर वेरी फर्स्ट टाइम कुछ जो ऑफेंस है उन्हें जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। जैसे कि पहले एक प्रोविज़न है कि जिसमें इम्पोर्टेशन होती थी, लड़कियों की, बच्चियों की होती थी, जो 18 साल के नीचे होती थी, वो क्राइम है। जो इलिसिट रिलेशनशिप के लिए या फिर उनके साथ उनसे गलत काम करवाने के लिए जो उन्हें हम इंपोर्ट करते थे बाहर से, हाँ। भगाते थे, अब उसमें बॉयज़ भी हो सकते बिलो 18 ईयर्स। पहले अच्छा। सिर्फ चाइल्ड, फीमेल जो चाइल्ड child होती trafficking type चाहिए। की। हाँ जी जी जी, ये gender यहाँ neutral कर किया गया है। दिया पहले इसमें सिर्फ लड़कियां आती, अब 18 ईयर के नीचे जो भी लड़का है या लड़की है, वो दोनों चाइल्ड के अंदर आते हैं और उनको सेम ट्रीटमेंट दी जाएगी। और एक दो प्रोविज़न है जिसमें न्यूट्रल बनाया गया है आपका, पर एक जैसे कि असॉल्ट होता था, क्रिमिनल असॉल्ट होता है, क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया जाता है, तो उसमें पहले सिर्फ फीमेल को सेंट्रिक था कि मेल फीमेल पे क्रिमिनल असॉल्ट यूज़ करता है या क्रिमिनल फोर्स करता है, पर अब इसे भी जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया। एक फीमेल भी क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर सकती है एंड मेल भी, और एंड क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर सकते हैं मतलब? किसी भी कुछ चीज़ को गलत, किसी से गलत करवाने के लिए, यू आर असॉल्टिंग दैट पर्सन, डिसरोबिंग हर, उसकी मॉडेस्टी आप आउटरीच कर रहे हो। तो अब पहले वो मेल के पर्सपेक्टिव से देखा जाता था, मेल एंड फीमेल। नाउ दिस एक्ट कैन बी डन बाय ए फीमेल ऑल्सो। अच्छा। इंसिडेंट बहुत बड़े हैं, तो गवर्नमेंट ने जो ये नया प्रोविज़न इन्वॉल्व किया वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि
अब से वॉयरिज्म है, एक होता है जिसमें आपके प्राइवेट चीज़ों पे, प्राइवेट स्पेस पे लोग आपको हैम्पर करते हैं, उसमें घुसते हैं, आपकी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। अब उसे जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है, एक फीमेल भी कर सकती है। तो दीज आर द वॉयरिज्म हो गया, क्रिमिनल फोर्स हो गया, असॉल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें जेंडर न्यूट्रल बना दी गई है। मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी कर सकता है। पर एक बस इन्होंने इनमें ट्रांसजेंडर, जैसे हमारा रेप है, ये थोड़ा मुझे समवेयर थोड़ा सा इनका डिसएडवांटेज लगता है कि ये प्रोविज़न उन्होंने बिल्कुल सेम रखा है। क्या और चीज़? रेप का जो प्रोविज़न है उसमें इन्होंने किसी को इंक्लूड नहीं किया है। इट इज़ स्टिल वीमेन सेंट्रिक, मेल ही फीमेल का करेगा, मतलब जो रेप होगा उनके थ्रू ही होगा। दे हैव नॉट इंक्लूडेड ट्रांसजेंडर्स इन दैट। अच्छा, ट्रांसजेंडर्स को हाँ, इंक्लूड नहीं किया है, जबकि हमारा ट्रांसजेंडर्स के मामले आ रहे हैं बहुत अब। बिल्कुल है, पहले से ही है। एंड एक प्राइवेट मेंबर बिल भी इंट्रोड्यूस हुआ था 2019, पर स्टिल गवर्नमेंट डिसाइडेड नॉट टू टच दिस प्रोविजन एंड स्ट्रिक्टली इट इज़ फॉर वीमेन। कुछ क्या मतलब, ये क्या कंट्रोवर्शियल है इसमें, सोसाइटी Maybe में they are not एक्सेप्टेंस ready नहीं, for प्रॉब्लम क्या है? सोसाइटी तो बिल्कुल एक्सेप्ट करनी, मेरे हिसाब से तो जिस तरह सोसाइटी हमारी इन्वॉल्व हो रही है उनको तो इंक्लूड करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए था। और ये बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप होता अगर इसे इंक्लूड कर दी, कि बिकॉज फैक्ट नहीं बदल सकते कि उनके साथ भी होता है। फैक्ट नहीं, जब हम उन्हें थर्ड जेंडर का कैटेगरी दे सकते हैं तो उनके राइट को भी प्रोटेक्ट करना हमारा ड्यूटी है। बट गवर्नमेंट में किस कारण से नहीं दिया, आई डोंट नो। मैं कमेंट भी नहीं करना चाहूँगी, पर सोसाइटल एक्सेप्टेंस इज देयर। एज फार एज आई सी, सोसाइटल एक्सेप्टेंस इज देयर। तो आपको लगता है कानून होना बिल्कुल चाहिए होना इसके लिए? चाहिए, बिल्कुल है। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। अभी खबर है, अभी की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया है मैरिटल रेप को लेकर कि इसको आपराधिक नहीं बना सकते। अगर अपराध बना देंगे तो जो शादी है, जो एक शादी जैसा संस्थान है जो हमारे देश का, उस पर बड़ा असर पड़ेगा। इस पर आप क्या सोचती हैं? सरकार ने जो एफिडेविट दिया उसको लेकर आपको क्या लगता है, और क्या वाकई इसे आपराधिक बनाया जाना चाहिए या नहीं? इस पे तो मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ ही दूंगी। एंड मोर प्रोज एंड कॉन्स में चाहूँगी, जो हमारा हिंदू समाज है, जिस समाज में हम जन्म लिया, हमने जो हमारी पैदाइश है, जो हमने देखा है बड़ा, हमारे लिए तो शादी तोड़ने की चीज़ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो सेकेंड पहले है। जब तक अब्रामिक नहीं आया था तब हाँ, तक डिवोर्स या तलाक ये कुछ नहीं दोनों, है, हमारे यहाँ तो कोई उसके लिए ऑप्शन ही टर्म नहीं भी है। नहीं है, शब्द भी नहीं है कोई। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और हमारे विश्वास भी नहीं करते कि इसे तोड़ा जाना चाहिए। पर जैसे सोसाइटी इन्वॉल्व कर रही है, अभी मोर ऑफ लीगल हो चुका है मैरिज जो है। आप केसेस देखिए, इतने सारे डिवोर्स केसेस आ रहे हैं, डॉरी के केसेस आ रहे हैं, तो समवेयर ये लीगल कलर ले रहा है। जो हमारा सेक्रेड इंस्टीट्यूशन था मैरिज का, वो लीगल कलर ले रहा है। और विमेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पावर इन अ सेंस कि इन्फॉर्मेंट हो रही है, उन्हें अपने राइट पता चल रहे हैं। पहले क्या होता था कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, वर्किंग नहीं होती थी, उनके पास कहीं जाने का रास्ता नहीं, एजुकेटेड नहीं होती थी। आज क्या है कि दोनों के पैरामीटर्स बदल गए हैं, मेल फीमेल के, सोसाइटी के बदल गए हैं, और हस्बैंड वाइफ के भी मायने बदल गए हैं आज के ज़माने में। जब ये हुआ करता था, स्टिल आई एम ए हिंदू, और मेरा मानना है कि शादियाँ नहीं टूटनी चाहिए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ बहुत आप एब्यूज़ के इतने केसेस देखते हैं कि एब्यूज़ है, फीमेल भी एब्यूज़िव हो जाती है समवेयर, पर एब्यूज़ जो है अभी भी हम जेंडर से जोड़ते हैं, और फिजिकल एब्यूज़, मेंटल एब्यूज़। तो ये जो मैरिटल रेप है समवेयर इज कम अंडर द मेंटल एब्यूज़ मेरे हिसाब से, क्योंकि ये आपकी सिर्फ बॉडी पे इफेक्ट नहीं करती है, ये आपकी पूरी लाइफ पे इफेक्ट करती है। आप कैसे सोचते हो, क्या खाते हो, किस तरह से आपकी ये सोचने समझने की शक्ति, अगर आपको कोई इंसान आपके साथ में अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, आपको मारता है, या आपको जो भी जिस तरह से आपके साथ में गलत कर रहा है, अगर ही इज़ फोर्सिंग हिमसेल्फ ऑन यू जस्ट बिकॉज यू आर मैरिड एंड यू आर फोर्स्ड टू हैव सेक्शुअल रिलेशन विथ हिम, इट इज़ काइंड ऑफ इनजस्टिस फॉर दैट फीमेल। बट हाँ, अगेन देयर इज़ अ कैच कि इसका जितना फ़ायदा नहीं होगा उतना उसका मिसयूज़ होगा। मेरा इसीलिए एक सवाल था इसमें, ये एक बेडरूम, एक बंद कमरे के अंदर की चीज़, ये प्रूफ कैसे होगी कि रेप हुआ या नहीं हुआ है? ये भी तो हो सकता है कि किसी बात पे लेकर विवाद हो, नई चीज़ें समझ में आए, तो सुबह उठी औरत और उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरे पति ने मेरा रेप किया। बिल्कुल। ये प्रूफ कैसे जैसे होगा? डाउरी में हो चुका जैसे है, डाउरी के yes। और डाउरी के केसेस, तो डाउरी का मामला तो ऐसा है कि वो लोगों के बीच में होता है, फैमिली के बीच में तो 2-4 लोग होते हैं, ये जी, 2 जी, लोगों के बीच एक बंद कमरे का मामला है। कल को कोई भी उठेगा और सुबह अपने हस्बैंड पे आरोप लगा दे तो उस आदमी के पास क्या तरीका बचेगा? जी,
इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेडिकल एविडेंस बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। अच्छा। और अगर हम इसको एक लॉ बनाना चाहें तो देयर आर वेज है बनाने के। रास्ते निकल सकते बिल्कुल हैं, लॉ बिल्कुल बनाए जा रास्ते सकते निकल हैं। सकते हैं क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, तो ये मेडिकल होता है, मैं ये नहीं कह बिल्कुल रही हूँ ये नहीं होता, ये ये होता है। ये रियल मैरिटल है। रेप, मैरिटल मैरिटल रेप रेप इज इज रियल रियल। थिंग, लेकिन मतलब इसमें ना इनोसेंट नहीं फंसने चाहिए। जी, पर मेरा मानना है कि ऐसे हमारे क्रिमिनल जस्टिस का भी एक है कि एक इनोसेंट 100 गुनहगार छूट जाए पर एक जो बेगुनाह है वो नहीं फंसना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर 1% औरतें भी जूझ रही हैं इन चीज़ों से तो वहाँ पे लॉ होना चाहिए। अब उसका मिसयूज़ होगा कि नहीं होगा ये एडमिनिस्ट्रेशन पे है, जुडिशल सिस्टम पे है, पुलिस सिस्टम पे है। पर ये कह देना कि नहीं इसका मिसयूज़ ज़्यादा होगा और ये लॉ नहीं होना चाहिए, ये तो वही बात हो गई ना कि मेरा लीगल राइट था वो हैम्पर हो गया, आप उसे क्योर नहीं कर रहे हो। दवा मुझे 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 दर्द है पर आप उसकी दवा नहीं बीमारी कर है रहे लेकिन आप वो समझने के नहीं लिए कर तैयार नहीं नहीं हो रहे हो। बिल्कुल कि समझ भी रहे हैं पर हम कह रहे हैं कि भाई इसका इलाज नहीं कर सकते कि वो और भी दिक्कतें हो जाएंगी आपको। और बीमारी, एक बीमारी है पहले उसको तो ठीक करो। आप फिर क्यों हो यहाँ पे? हम अपनी सरकार को क्यों ट्रस्ट करें, हम अपनी जुडिशल सिस्टम को क्यों ट्रस्ट करें अगर हमको इसी सस्पिशन में रहना है। लेकिन कि क्या आपको लगता है वाकई इस कानून के बनने से क्या जो वैवाहिक संस्था है, जो विवाह का सिस्टम है, उस पर कोई खतरा आएगा? विवाह क्या है? विवाह हम क्यों करते हैं? विवाह हम एक साथी के लिए करते हैं। ये एक तो पहले सोशल इंस्टीट्यूशन है, कोई इसमें लव का या किसी और चीज़ का नहीं है। हाँ, इसे agree। कम्प्लीटली सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी और आप आगे बच्चों के लिए, आगे वंश बढ़ाने के लिए, ये फैक्ट इट्स है। वेरी ह्यूमन, हाँ, ठीक है, it's a very इसमें human कोई thing। लव इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, बाद में हो तो है, वेरी सोशल कॉन्सेप्ट। और जो बहुत अच्छा है ये दिस अदर कॉन्सेप्ट ऑल्सो लिव इन भी है जो वेस्टर्न चलता है। पर मेरे हिसाब से अभी इससे अच्छा विकल्प नहीं है कोई भी। मेरे से अच्छा विकल्प इस दुनिया में कोई नहीं, कोई है ही नहीं। तो पर एक शादी में अगर जहाँ आपको प्रताड़नाएं मिल रही हैं, जहाँ आपको हर दिन तकलीफ़ मिल रही है और अगर आपकी फैमिली में आपको इश्यूज़ हो रहे हैं तो आप प्रोफेशनल फ्रंट पे कभी भी आप कभी एक्सेल नहीं कर पाएंगी। उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, मल्टी प्रोंग इफेक्ट्स है वो उसकी। जो चीज़ है वो आपको फिजिकल मेंटल दोनों हर ट्रॉमा तरीके देता से है। करिए, फिजिकल नहीं, जस्ट नॉट फिजिकल। आप एक थप्पड़ मार दो वो चल जाता है, पर इफ समबडी This इज is फोर्सिंग हिमसेल्फ अपॉन यू अगेंस्ट योर विल, फॉर मी इट्स अ काइंड ऑफ रेप। हाँ, मैरिज से और नहीं मैरिज से सब कोई Hardly लेना देना matter। नहीं। हाँ, बिल्कुल इट्स अ सही बात है। बॉडी, हाँ। इट्स अ फीलिंग, इट्स अ मेंटल स्टेट जो हैम्पर हो रहा है। माई कॉन्फिडेंस इज गोइंग, सेम इज हैपनिंग विद अनमैरिड वीमेन एंड मैरिड वीमेन। आप देखो कई सारी, आप कभी सर्वे होगा, कभी देखो कितनी सारी औरतें खुश हैं शादी में। आप कभी सर्वे कराओ इस चीज़ का, सरकार कराए तो उन्हें पता चलेगा कि क्या मैरिज इज़ अ रियल थिंग। आज की जनरेशन में रियल थिंग होगी, पहले की जनरेशन में भी रियल थिंग नहीं थी। तो जो चीज़ ऑलरेडी टूटी पड़ी है, जिससे आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, आपको नुकसान ही नुकसान हो रहा है, पर वो बेनिफिट और वो नुकसान आपको विजिबल नहीं है, और आप उस पर बात करने को तैयार तैयार नहीं नहीं है, बिकॉज सोसाइटल प्रेशर है। कैसे हम जाके कोर्ट में कहेंगे कि माई हस्बैंड इज रेपिंग मी, ही इज़ फोर्सिंग हिमसेल्फ ऑन मी। अभी डॉरी के लिए ही, तलाक के लिए ही औरतों को आने में हो। इतना बहुत समय सारी लगा। चीज़ें होती है, आपके बच्चे होते हैं, आपके सब पेरेंट्स होता है, कुछ। आपको लगता है कि आप जाके कैसे और एक और अपनी बात किस बता तरह दूं से कि बोलो। इस चीज़ का हमारी जनरेशन पे भी इफेक्ट है, बच्चों पे भी इफेक्ट है। घर में जो हो रहा है बच्चे देखते नहीं हैं, बल्कि बच्चे देख रहे हैं, उनके मेंटल पे। अब आजकल वेस्टर्न में ये क्यों चीज़ बढ़ रही है कि बच्चे इतने मेंटल डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि तो फैमिली यूनिट नहीं है उनकी, और जो है बहुत डिफंक्ट है। हमारी भी वही होती जा रही है, माई पेरेंट्स बात नहीं करते एक दूसरे से, क्योंकि दोनों में लगाव नहीं है। जब ये सब चीज़ें होंगी तो लगाव नहीं होगा, तो वो इफेक्ट बच्चों के मेंटल, हमें दिखता नहीं है वो फैक्ट, पर बच्चे की मेंटल स्टेट वो कहीं ना कहीं बचपन से हैम्पर कर रहा होता है, जो कि वो बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं निकलती है। वो बात हमें दिखती नहीं है, ये सब बातें हमें नहीं दिखती हैं कहीं से भी। पर एक फैमिली जो है वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ इफेक्ट नहीं करती है, वो बच्चे पे भी इफेक्ट करती है। अगर मैं अपने पेरेंट्स में लव नहीं देखूंगी तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी नेगेटिव बढ़ जाएगी, मुझे भी शादी नहीं करनी है, या मेरे साथ भी यही होगा, या मेरी मदर ही नहीं चाहिए कि मैं शादी करूँ कि मेरी बेटी के साथ भी यही चीज़ होगा। तो बहुत ज़्यादा वाइड है ये, पर मैरिटल रेप इज़ रियल थिंग और इस पे सोचने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, कानून बनना चाहिए, सेंसिटिव होकर मेरे बनना हिसाब चाहिए, बिल्कुल सेंसिटिव, कॉन्शियस होके बनना Conscious चाहिए, होके बनना बिल्कुल चाहिए। सेफगार्ड के साथ होना चाहिए कि मिसयूज़, जैसे मैं आपके पॉडकास्ट पे बोल रही हूँ, जितना लॉज हमारा जो डॉरी लॉ है वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा Misused है। है। मैं खुद बीइंग अ फीमेल देख रही हूँ कि इसका बहुत मिसयूज़ हो रहा है। मैंने इतने उदाहरण देखे हैं, बिल्कुल देखे। जिनको जरूरत है, कई बार वो उनको नहीं, वो उन्होंने इसका उपयोग हाँ। नहीं किया, लेकिन दुरुपयोग इतने देखे हैं पर इसके। एक बात बताइए, आप
अगर दुरुपयोग मैंने तो 70% दुरुपयोग देख लिया है। हाँ। पर जो 30% सफ़र कर रही है तो उनके साथ इनजस्टिस होगी ना। बिल्कुल, हम ये नहीं कह सकते ना कि कानूनी तो खत्म यही कर दो। सेम प्रोसेस गोज विथ मैरिटल रेप ऑल्सो। तो ये हमारे जज को डिसाइड करना है, पुलिस को डिसाइड करनी है, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को डिसाइड करनी है कि कौन सा केस सही और कौन सा गलत है, उनके लिए वो है। पर लॉ ऑल टुगेदर नहीं बनाना ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मेरे पर्सनल व्यू में देयर हैज़ टू बी लॉ, यानी इसका कानून बनना चाहिए, और लेकिन उसको जब इम्प्लीमेंट करना हो, जब किसी एक केस को, तो केस टू केस बिल्कुल उसका इवैल्यूएशन करना चाहिए। जैसे आज आप देखोगे अभी रिसेंट ट्रेंड आया है कि जजेस जो प्रो मेल हो रहे हैं, रेप के केसेस हो गया, डॉरी केस में मुझे यही नहीं पता कि मेरी सिस्टर इन लॉ रहती का है, वो तो किसी और स्टेट में रहती है। फिर आप आप उनके स्टेटमेंट्स देखिए, वो सबको उसमें एफआईआर में नाम लिखा देते हैं। हाँ, ये तो होता है। बिल्कुल सबको पूरे एक्सटेंडेड फैमिली को लिखवा देते हैं। तो अभी जजेस भी समझ रहे हैं कि भाई कि उनके साथ भी इनजस्टिस हो रहा है, मेल के साथ में पूरा करियर खराब हो जाता है एक मेल का। हाँ, पूरी फैमिली सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं देती है, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है, अच्छा छूट गया पर क्या पता इन्होंने किया हो, तो वो स्टिग्मा के साथ वो जीते हैं। तो जैसे अब ट्रेंड बदल रहा है, जजेस भी जो है अब समझ रहे हैं कि ये फीमेल हैरेस कर रही हैं समवेयर, वाइफ्स आर हैरेसिंग मैन। अभी रिसेंट एक केस आया था जब जो मेंटेनेंस, वो 6 लाख मेंटेनेंस मांग रही थी। मुंबई का एक केस था, एक वाइफ अपने हस्बैंड से 6 लाख मेंटेनेंस मांग रही थी। दैट जज हैज़ गिवन वेरी गुड बी फिटेड रिप्लाई टू हर कि अगर इतना ही पैसा चाहिए तो वर्क करो। हाँ, कि आप खुद कमाइए और अपना शौक पूरा करिए। अगर आपको 6 लाख रुपए मेंटेनेंस चाहिए खुद कमाइए ना। सही बात है। बिल्कुल। एक आपको क्यों लगता है कि आपकी शादी छूटेगी उसके बाद इतना पैसा आपको मिले, लग्जरी लाइफ आप जी पाओ? क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी बदल रही है, फीमेल्स आर गेटिंग राइट, ठीक है। सूडो फेमिनिज्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। नॉट रियल आपको राइट तो चाहिए, पर यू डोंट वांट टू टेक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जजेस के ऊपर है कि केस टू केस आप देखिए कि किस केस की कितनी ग्रेविटी है और क्या है। पर लॉ नहीं बनाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि इसका मिसयूज़ होगा। इस डेंजर से आप नहीं बना, क्योंकि इश्यूज़ आर देयर, और अगर एक भी आपका सिटीजन सफ़र कर रहा है इस इशू से, तो ये आपकी जिम्मेदारी है उसे आप टैकल करें, बिल्कुल एड्रेस करें, बिल्कुल करें, उसको एड्रेस करें। बिल्कुल। निहारिका, इस पॉडकास्ट की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 2 महिलाएं बैठ के पुरुषों के अधिकारों की बात कर रही हैं, इसीलिए पुरुषों को ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए। जिनको लगता है कि महिलाएं सिर्फ महिलाओं की बातें करती हैं या फेमिनिज्म की बात करती हैं, तो फेमिनिज्म मेरे हिसाब से तो कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, हमारे भाई भी हैं, पिता हैं, पति हैं, बेटे हैं, तो ये सो कॉल्ड, सॉरी पर्सनल मेरा व्यू है कि मैं ये सो कॉल्ड फेमिनिज्म समझती हूँ, मानती नहीं हूँ। बिल्कुल फेमिनिज्म होता है, बिल्कुल कि हमें राइट तो चाहिए पर हम कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, वो हमें नहीं है, हमें सिर्फ अपने राइट चाहिए। हम पढ़ेंगे तो माँ बाप के पैसे पर उनको रिटर्न कुछ भी नहीं करेंगे। माय ब्रदर इज देयर ना। जब अधिकार प्रॉपर्टी में चाहिए होगा तो चाहिए होगा, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो वो नहीं करेंगे। हमारी शादी में कितना पैसा खर्च हुआ उससे मतलब नहीं, लेकिन जब डिवाइड हो गया प्रॉपर्टी तो बराबर राइट चाहिए जितना भाई को मिलना है। मेरा पैसा मेरा है, पर मेरे पति का पैसा भी मेरा है। दैट्स वेरी सैड स्टेट ऑफ थिंग कि मैं नहीं कहती कि फीमेल सफर नहीं कर रही हैं, दे आर रियल फीवर, पर चेंज भी पर है, ये भी है, चेंज भी है। ये बात सही है कि बहुत फीमेल्स हैं अभी भी जो सफर कर रही हैं, टायर 2 सिटीज में देखिए, 3 में देखिए, बिल्कुल कर रही हैं। लेकिन ये भी सच है एक जिसको हम इग्नोर करते हैं, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो सच है। लेकिन ये भी सच है और ये भी अब सोसाइटी में हो रहा है, ये एक्सेप्टेंस हमें लानी होगी अगर हम पूरी तरह से सोसाइटी में बदलाव देखना चाहते हैं। हम इक्वालिटी चाहते हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। निहारिका, बहुत मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और मुझे पता है कि दर्शकों को भी ये बहुत पसंद आएगा पॉडकास्ट, और उसको बहुत, और मेल्स को खास तौर पर ये पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।